नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आइए कक्षा 12 हिंदी साहित्य के अंतर्गत डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा जो निबंध लिखा गया है राष्ट्र का स्वरूप, उसके कुछ एक गद्यांशों की हम चर्चा करते हैं। गद्यांशों से संबंधित हिंदी साहित्य का जो आपका पेपर आता है बोर्ड परीक्षा में, उसमें कुछ एक प्रश्न पूछे जाते हैं। एक गद्यांश दिया होता है, उसके नीचे कुछ एक प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी हम विधिवत चर्चा करते हैं और उनकी सरलतम व्याख्या करना, सरलतम तरीका बताता हूं रेखांकित अंश की कैसे व्याख्या की जाए, जिससे आपको इस पाठ में, इस अध्याय में दी हुई अन्य व्याख्याएं करना सरल हो जाएगा। तो आइए चर्चा करते हैं इस विषय पर। विज्ञान और उद्यम दोनों मिलाकर एक नया ठाट तैयार किया जा सकता है। इसके आगे और भी है, और जिसमें हमें वो उसकी चर्चा कर रहे हैं जो रेखांकित अंश है, उसको मैंने लिख दिया है। हमारा ध्येय यह हो कि राष्ट्र में कोई भी हाथ इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे। समझते हैं इसको। कुछ एक शब्द जो कठिन होते हैं, उनके अगर हम अर्थ पता हो तो व्याख्या करना आसान हो जाता है। रीता का तात्पर्य होता है कोई भी हाथ खाली ना रहे, तभी मातृभूमि की पुष्कल मतलब पूरी तरीके से, समृद्ध एवं समग्र मतलब पूरा रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है, आकार, समुचित आकार प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न आपके 5 पूछे गए हैं। सबकी पुस्तकों में अलग अलग प्रकाशन की पुस्तकों में अलग अलग प्रकाशन के प्रश्न होते हैं और बहुत आयत मिलते जुलते होते हैं। 2-3 प्रश्न तो मिलते जुलते हैं। हम जिस किताब से व्याख्या करवा रहे हैं उसमें जो प्रश्न दिए हैं उन्हीं के अनुसार हम उत्तर आपके लिखवा रहे हैं। तो पहला जो दिया हुआ है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसे दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि उपरोक्त गद्यांश के पाठ का नाम तथा उसके लेखक का नाम लिखिए। कोई भी पूछा जाए आप इस तरीके से लिख सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश लोकप्रिय निबंधकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप से उद्धृत है। उद्धृत मतलब लिया गया है। ठीक है बच्चों। दूसरा प्रश्न है आपका जो किताब में दिया हुआ है, गद्यांश के नीचे जो प्रश्न दिया है उसमें दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश मैंने आपको नोट किया है, केवल उसकी हमें व्याख्या करना हम आपको बताते हैं। पहले इसको पढ़ते हैं। हमारा ध्येय यह हो कि राष्ट्र में कोई भी हाथ इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे, खाली न रहे, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्ध एवं समग्र रूप से रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। आइए इसकी व्याख्या करते हैं अपने शब्दों में। आप अपने भी शब्दों में कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप अपने शब्दों का प्रयोग करें और जो शब्द हैं इसमें दिए हुए कठिन शब्द, उनके अर्थ अगर आपको पता है तो आप स्वयं व्याख्या कर सकते हैं। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या हम हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में लिखेंगे लेखक के अनुसार राष्ट्र का विकसित स्वरूप तभी प्राप्त किया जा सकता है जब राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना हो। ठीक है, बेरोजगार यही मतलब है कि कोई भी हाथ रीता ना रहे, अर्थात हर हाथ में रोजगार हो, हर व्यक्ति रोजगार युक्त हो। इसी बात को हमने अपने शब्दों में लिख दिया। लेखक के अनुसार राष्ट्र का विकसित स्वरूप तभी प्राप्त किया जा सकता है जब राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना हो, अर्थात यदि राष्ट्र को सौंदर्य युक्त बनाने में कोई भी हाथ खाली न रहे, राष्ट्र को सौंदर्य युक्त बनाने में कोई भी हाथ खाली न रहे, तभी राष्ट्र संपूर्ण रूप से मजबूत एवं रूप युक्त हो सकेगा, अर्थात तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्ध एवं समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। तात्पर्य संपूर्ण रूप से मजबूत एवं रूप युक्त हो सकेगा तथा तभी संभव है कि यह तभी संभव है, और अच्छा यह कब तभी संभव है जब विज्ञान एवं उद्यम एक साथ क्रियाशील हों। एक साथ क्रियाशील, विज्ञान क्या मतलब है, जो वैज्ञानिक आविष्कार हैं। उद्यमता क्या है, श्रम। कोई भी व्यक्ति श्रम करता है
कार्य करता है उसे हम उद्यम कहते हैं। यह तभी संभव है जब वैज्ञानिक आविष्कारों के माध्यम से हम स्वयं को क्रियाशील बनाएं, अर्थात विज्ञान और उद्यम जब मिलकर काम करेंगे, वैज्ञानिक उपलब्धियों को हम क्रियाशील बनाएंगे अपने हाथों के माध्यम से, तभी राष्ट्र का रूप मंडन अर्थात राष्ट्र को सौंदर्य युक्त बना सकते हैं। इस तरीके से आप रेखांकित अंश की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है गा कि किसी भी राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसको हमने लिख दिया, किसी भी राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए विज्ञान एवं श्रमिक साथ साथ क्रियाशील हों। श्रमिक मतलब लोग एक साथ क्रियाशील हों। अन्य जो प्रश्न दिए होते हैं उसी गद्यांश के अंतर्गत दिए होते हैं, थोड़ा समझ में आ जाए तो हम आसानी से कर सकते हैं। अगला है, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति कार्य करे। और अगला प्रश्न है आपका, मातृभूमि के सौंदर्य को चरम तक पहुंचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो इसका उत्तर भी आपको गद्यांश से मिल जाएगा। मातृभूमि के सौंदर्य को, अच्छा उत्तर जो मिले उसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि मातृभूमि के रूप सौंदर्य को चरम तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि हर हाथ में रोजगार हो, कोई भी हाथ खाली न रहे। ठीक है, खाली न, या कोई भी हाथ खाली न रहे, कोई भी व्यक्ति खाली न रहे। ठीक, खाली न, कोई भी खाली न रहे। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये व्याख्या हमने करवाई। अगली व्याख्याएं, एक दो व्याख्याएं और करवा देंगे और इस तरीके से आपको व्याख्या करना आसान हो जाएगा। अस्तु।